सब्सक्राइब करिए निगानिया कोचिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी लेक्चर वीडियोस लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। और दोस्तों ये है ज्योमेट्री चैप्टर की वीडियो नंबर 3, थर्ड पार्ट है दोस्तों। इसके अंदर भी हम ट्राइंगल ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ट्राइंगल की जो बेसिक्स दोस्तों, ट्राइंगल के जो एक तो खास मामला बच रहा है, स्पेशल केस है जो, और दोस्तों एक बच रहे हैं हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस। उसके अलावा दोस्तों कुछ बेसिक्स और होते हैं जो कि होते तो काफी जनरल हैं, लेकिन ऊपर से काफी क्वेश्चंस बनकर आते हैं, तो इसलिए दोस्तों मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। बेसिक से मेरा मतलब है कि जैसे कंक्रुएंसी थ्योरम, कंक्रुएंसी क्या होती है दोस्तों, सिमिलैरिटी, और दोस्तों बीपीटी जो होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये सब दोस्तों इसको बताने के बाद फिर क्या होगा कि आपकी ज्योमेट्री पूरी कवर हो चुकी होगी, तो आप लोगों का कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। और ये सब बताने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो दोस्तों मैंने सोचा कि ये बात मैं आप लोगों को जरूर बता ही देता हूं और बतानी भी चाहिए, ये एक अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों हम शुरुआत आज कर लेंगे कंग्रुएंसी से। पहले कुछ बेसिक्स कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों कर लेंगे हम स्पेशल केस, और उसके बाद दोस्तों अगर हमारी वीडियो बहुत लंबी नहीं जाती है तो दोस्तों हम कर लेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और जो वो बच गई हमारी साइन फार्मूला, कॉस फार्मूला, मिसलेनियस के जो पार्ट्स बच गए हैं दोस्तों वो कर लेंगे इससे आगे। दोस्तों कंग्रुएंसी की बात कर लेते हैं। दोस्तों कंग्रुएंसी क्या होती है, हम जैसे यारी दोस्ती में बोलते हैं डिट्टो, तो दोस्तों ये वही चीज होती है, डिट्टो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। दोस्तों दो ट्रायंगल होंगे, मान लीजिए इसका नाम है ABC, और दोस्तों दूसरा ट्रायंगल है PQR। इसको दोस्तों कैसे भी घुमा दिया गया है, ऐसे रख दिया है या फिर यूं करके रख दिया है, मतलब कि ऐसे करके रख दिया दोस्तों, कैसे भी इसको घुमा दिया है, तो फिर आंखों से देखने से पता नहीं लग पाएगा रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कि यार ये ट्रायंगल बिल्कुल सेम है या नहीं है। इसको इसके ऊपर रखकर चेक करना पड़ेगा या इस तरह से। तो दोस्तों हमारे पास जब साइड्स की डिटेल्स हो बहुत बड़े बड़े ट्रायंगल्स के केस में कैसे भी, तो दोस्तों कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से हम जान पाएंगे कि ये बिल्कुल सेम टू सेम ट्रायंगल एक जैसे ही है, ये दोनों में फर्क है। दोस्तों एग्जैक्टली सेम जो होता है उनको बोलते हैं कंग्रुएंसी, कंग्रुएंट, एग्जैक्टली सेम। कोई भी दो चीज होती है दोस्तों, अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे तो दोस्तों इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है ट्रायंगल PQR से। दोस्तों ये कंग्रुएंसी का सिंबल होता है। दोस्तों ऐसे करते हैं हम, कंग्रुएंट है या नहीं है इसकी पहचान, इसकी जानकारी हमको ऐसे मिलती है। दोस्तों कुछ कंडीशंस होती है जिसके बेसिस पे हम पता लगा पाते हैं कि दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं या नहीं है। दोस्तों कंडीशंस देख लेते हैं। कंग्रुएंट आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम, एग्जैक्टली सेम। दोस्तों एक होता है सिमिलर ट्रायंगल्स, वो अलग चीज होती है, और कंग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब होता है कि बिल्कुल ही सेम टू सेम है, एग्जैक्टली। दोस्तों पहली कंडीशन होती है साइड साइड साइड, SSS बोलते हैं इसको दोस्तों, साइड साइड साइड। दोस्तों इसका मतलब है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि ये ट्रायंगल है छोटा और एक ये ट्रायंगल है, तो दोस्तों एक साइड कोई भी ये इसकी इक्वल होनी चाहिए। दोस्तों एक साइड कोई भी इसकी दूसरी साइड से इक्वल होनी चाहिए। दोस्तों तीसरी साइड से इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे कंग्रुएंट। आप में से काफी स्टूडेंट्स को इन सब के बारे में पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। दोस्तों दूसरी कंडीशन होती है साइड एंगल साइड। दोस्तों दो ट्रायंगल होंगे, दोस्तों साइड एंगल साइड में क्या होता है कि दो साइडें इक्वल हो और उनके बीच में जो एंगल लाई कर रहा है दोस्तों, अगर वो भी इक्वल होगा तो दोस्तों दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट। और ये बात जनरली समझ में भी आ रही होती है कि ये दो साइड की इतनी लंबाई है, ये इतनी लंबाई है, इनके बीच में एंगल भी इतना है, तो ये कुछ ऐसे ही रहेंगे। दूसरे में भी अगर ऐसे बन गया तो ये जस्ट लाइन टच, जब जितनी भी यहाँ पे स्टिक रख रहे हैं, हम कुछ भी लगा रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली उतनी ही लंबाई का होगा। तो ये दोस्तों सारी ही जनरल से ही बातें हैं, लेकिन इनको पढ़ लेते। दोस्तों ये दूसरी कंडीशन थी साइड एंगल साइड। दोस्तों तीसरी कंडीशन होती है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल
दोस्तों इसमें यही केस होता है कि एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल है, मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल है, तो दोस्तों दोनों के बीच की साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तब दोस्तों वो केस होता है एंगल साइड एंगल का। कई बार दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा कि दो एंगल भी सेम दे देंगे और साइड, एक साइड जस्ट बता देगा कि ये इक्वल है, और आपसे पूछेगा कि दोनों कन्वर्ट है या नहीं है। आप देखेंगे कि आप दो एंगल्स दे रखे सेम है, 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 70 डिग्री, 30 डिग्री 70 डिग्री, और एक साइड भी देख लेंगे दोस्तों, दोनों एंगल्स के बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, ना कि कोई अलग साइड। अगर अलग साइड इक्वल है तो बाई चांस हो भी सकता है कन्वर्ट, नहीं हो सकता, लेकिन कंफर्मिटी नहीं है। लेकिन अगर दोनों एंगल्स के बीच की साइड है तब दोस्तों कंफर्मिटी है कि वो कन्वर्ट है। ऐसे ही इस एंगल का केस होता है कि बीच वाला एंगल होना चाहिए तो कंफर्मिटी होती है कि कंग्रुएंट है। और दोस्तों चौथा केस कंग्रुएंसी का बच जाता है हमारे पास, उसे बोलते हैं RHS। दोस्तों RHS मैथ्स के अंदर हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, RHS इक्वल टू LHS, राइट हैंड साइड। लेकिन दोस्तों यहां पे RHS राइट हैंड साइड वाला नहीं है, इसका मतलब होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। दोस्तों इसका अर्थ ये लगता है हमेशा, एक तो राइट ट्रायंगल के अंदर, राइट ट्रायंगल यानी कि जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का। दोस्तों राइट हाइपोटेन्यूज साइड का एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री होगा, उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, हम ये बात जानते हैं, तो ये हो जाएगा भाई हाइपोटेन्यूज। इसकी लंबाई दूसरे केस में हम चेक करेंगे कि दो हाइपोटेन्यूज है जो सामने वाली साइड से 90 डिग्री के, वो क्या इक्वल हाइट लेंथ में है, 10 सेंटीमीटर है, तो क्या ये भी 10 सेंटीमीटर। अगर हाइपोटेन्यूज सेम है तो दोस्तों उसके बाद हम चेक करेंगे साइड को तीसरी बारी में। तीसरी साइड मतलब कि कोई भी साइड, चाहे ये वाली है चाहे ये वाली है, दोस्तों अगर ये साइड की भी लंबाई सेम है तो वो उस केस में दोनों हो जाएंगे आपके कंग्रुएंट। दोस्तों ये होता है चौथा और आखिरी कंग्रुएंसी का केस। ये चार केस होते हैं दोस्तों, ये होता है राइट ट्रायंगल में और बाकी तीनों होते हैं किसी भी जनरल ट्रायंगल के अंदर। हाइपोटेन्यूज है, राइट है, तो आप पहचान ही जाएंगे ये राइट ट्रायंगल की कंडीशन है, केस है। आपसे कोई ऐसे पूछेगा नहीं कि डेफिनेशन या टर्म्स पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए ट्रायंगल की सब बातें कि किस वजह से हम पहचानेंगे कि ये कन्वर्ट है या नहीं। दोस्तों इसके अंदर एक स्टूडेंट्स को डाउट बच जाता है 5वें नंबर पे कि एंगल 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 भी होता होगा या होता है, और वो जनरली ये बात याद कर लेते हैं जबरदस्ती, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। देखिए मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया और एक दोस्तों ये ट्रायंगल बनाया, ये दोस्तों एंगल 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 वाले सिमिलर होते हैं, कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये मेरा है 30 का, ये है 70 का, और दोस्तों ये है मेरा 80 का। ऐसे दोस्तों ये भी है 30 का, 70 का, 80 का, लेकिन दोस्तों इनकी लेंथ तो अनइक्वल भी हो सकती है, ना। ये वाला ट्रायंगल मैंने ऐसे चारों तरफ से खींच के चौड़ा कर दिया, मैंने किसी रबर बैंड का एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, उसको खींच के चौड़ा कर रहा हूं। एंगल हमेशा उतने ही रहेंगे, लेकिन दोस्तों हाइट लंबाई साइडों की कम फालतू हो सकती है, तो दोस्तों इस वजह से एंगल 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 ये कंग्रुएंसी का केस नहीं होता है। कन्वर्जेंसी के दोस्तों टोटल 4 ही केस होते हैं, चारों आप लोगों को बता दिए गए हैं। दोस्तों इसके बाद आता है सिमिलैरिटी का केस। दोस्तों हम सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हैं। सिमिलैरिटी मतलब कि दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर होने का मतलब क्या है कि कुछ कंडीशंस होती है, उनको अगर फुलफिल कर रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन व्यवहार, उसकी हैबिट्स, उसकी हरकतें एक जैसी है, उनको बोलते हैं सिमिलर। मतलब कि शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। जैसे दोस्तों दुनिया के सारे सर्कल्स होते हैं सिमिलर, क्योंकि दोस्तों शेप तो ऐसी ही होती है सबकी, लेकिन उनका साइज अलग होता है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। जैसे दोस्तों अभी हमने ट्रिपल ए वाला एंगल वो देखा था ट्रायंगल, तो जिसके एंगल तीनों सेम होते हैं वो वाला भी सिमिलर होता है, क्योंकि शेप तो सेम होती है दोस्तों, साइज होता है डिफरेंट। तो सारे सर्कल सिमिलर, दोस्तों सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, इनको लिख लीजिए, कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन अगर
एक बार उन्होंने अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन से सिमिलर होते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारे सर्कल सिमिलर होते हैं आपस में, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। स्क्वायर बना लीजिए, छोटा बड़ा, शेप में चेंजेस, साइज में चेंजेस आ जाएंगे, शेप में चेंजेस नहीं आएंगे। और दोस्तों तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारे दुनिया के ट्रायंगल्स के अंदर, दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों होते हैं कंग्रुएंट, क्योंकि दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल होता है 60 डिग्री का। जैसे हमने यहां पे देखा है, कितना भी इस वाले को खींच लिया, छोटा कर लिया, दोस्तों रहेंगे हमेशा सिमिलर ही। तो दोस्तों ये तीनों पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिमिलर शेप्स हैं दुनिया के अंदर, जो कि सारी शेप्स उस प्रकार की सिमिलर कहलाई जाती है, वो है सर्कल, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। और दोस्तों ट्रायंगल के केस में बाकी सिमिलरिटी की कंडीशंस अब हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो वही आप लिख लीजिए कि एंगल 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 वाली। दोस्तों इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल क्या होता है कि मान लीजिए दो ट्रायंगल है ए बी सी, और दोस्तों ए के पी क्यू आर, अगर दोस्तों सिमिलर होंगे तो ऐसे सिंबल दोनों के बीच में लगता है। और दोस्तों सिमिलैरिटी में बहुत जरूरी जो पॉइंट होता है, इस वजह से भी बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों गलत। दोस्तों सिमिलैरिटी में सबसे जरूरी होता है वो क्या है कि नेमिंग किस प्रकार से की जाए। नेमिंग ऑलवेज करेक्ट करनी है, शुड ऑलवेज बी करेक्ट। दोस्तों हमेशा सही नेमिंग करनी है। क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बता देता हूं, समझा देता हूं। दोस्तों एग्जांपल ही ले लेते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सा। ये आगे बताता हूं, पहले सिमिलैरिटी की सारी कंडीशंस बता देता हूं। दोस्तों सिमिलैरिटी की कंडीशंस क्या क्या होती है? दोस्तों सबसे पहला तो जब भी बताया हमने, एंगल एंगल एंगल। और दोस्तों ट्रायंगल में हम जानते हैं अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल तो दोस्तों सेम ही होता है। अगर दो एंगल सेम है किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के, तो तीसरा एंगल तो उतने ही साइज का तीसरा भी सेम अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एंगल एंगल एंगल। दोस्तों ये होती है सबसे पहले आप लोगों की कंडीशन सिमिलैरिटी की। इसको आप चाहे तीन एंगल के नाम से बोल सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं तो डबल एंगल के नाम से भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। सिर्फ दो एंगल, क्योंकि दो एंगल सिमिलर है, सेम साइज के हैं, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम ही साइज का होगा। दोस्तों इसके ऊपर एंगल 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 है, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को नेमिंग का सिलसिला बता देता हूं, समझा देता हूं कि नेमिंग को किस प्रकार से किया जाता है। एक ही ट्रायंगल के अंदर बनाकर समझाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से बना लीजिए। और दोस्तों ये डी ई सी बी ए। दोस्तों मान लीजिए कि ये छोटा और बड़े वाला दोनों है सिमिलर, और सिमिलर किस बेस पे है? किसी भी बेस पे ले लीजिए, एंगल के बेस पे। हमको दोस्तों इतना पता है कि दोनों सिमिलर हैं और ये एंगल के साइजेस है सेम। तो दोस्तों जब भी नेमिंग करने लगेंगे तो एंगल, ये मैं छोटा वाला लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे एडीसी एडी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने शुरुआत अगर डी से कर ली है, तो दोस्तों इसके जैसा बड़े में जो सिमिलर है सी, तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत होगी सी से। और फिर दोस्तों मान लीजिए कि ई एंगल है, जो कि दोनों में ई और बी कॉमन है, तो दोस्तों छोटे ट्रायंगल के ई लिखा जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों बड़े का यहाँ पर बी लिखा जाएगा। और दोस्तों फिर तीसरे में अगर इसमें ए है तो दोस्तों यहाँ पर भी ए होगा। सिमिलैरिटी लिखनी होती है तो नेमिंग करेक्ट करनी होगी। आप ऐसे नहीं लिख सकते डी ए ई सिमिलर टू सी ए सी बी ए, दोस्तों ऐसे नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल ही गलत है। ये सवाल गलत कर देगा, आपकी नौकरी लगने से छुड़वा देगा। नेमिंग दोस्तों हमेशा सही करनी होगी। आगे मैं और समझा दूंगा नेमिंग के बारे में, चक्कर क्या क्या है, क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर दो तीन। दोस्तों आगे अब हम कर लेते हैं दूसरी कंडीशन। दोस्तों दूसरी कंडीशन होती है साइड साइड साइड। ये कंग्रुएंसी की भी थी, तो दोस्तों इस केस में होता है साइड 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 रेशियो होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए, इक्वल नहीं। हाँ, और दोस्तों ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही अच्छी बात है जो भी याद रहे, क्या कि ऑल congruent figures are similar as well।
मतलब कि जितने भी कन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, जितने भी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, कन्ग्रुएंट फिगर्स है, वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर होते ही हैं ऑटोमेटिकली। दोनों कन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल ट्राइंगल्स मतलब कि सिमिलर तो है, एक जैसा व्यवहार तो इनका है ही। हम व्यवहार की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जितनी भी सिमिलरिटी कंडीशंस होंगी ये सारी फुलफिल कर रहे होंगे। कंग्रुएंसी एक स्पेशल केस हो गई सिमिलरिटी का, सिमिलरिटी का एक स्पेशल केस हो गया कंग्रुएंसी। तो जो साइड साइड रेशियो में अगर हैं तो ये हो जाएंगे सिमिलर सबके सब। ये हो गए हैं दोस्तों दूसरी वाली आपकी कंडीशन। मतलब कि अगर ये 2 4 6 तो दोस्तों एक ट्रायंगल में अगर ये साइड्स होंगी 4 8 12 तो दोस्तों दोनों हो जाएंगे सिमिलर। और दोस्तों सिमिलरिटी का तीसरा केस होता है SAS, यानी कि साइड एंगल साइड। दोस्तों कन्वेंसी का भी था, इसमें दोस्तों साइडें जो ये हैं ये रेशियो की बात हो रही है कि दो ट्रायंगल्स की रेशियो में हो अगर साइड्स और एक एंगल हो वो इक्वल हो तो दोस्तों वो दोनों ट्रायंगल होंगे आपस में सिमिलर। जैसे कि दोस्तों ये ट्रायंगल है, तो दोस्तों इसमें रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल टू होना चाहिए BC अपॉन QR, और दोस्तों यहां पे एंगल B इक्वल टू होना चाहिए एंगल Q के। इसी को ही दोस्तों आप दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं, पहले इसके लिख लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, AB अपॉन BC इक्वल टू होना चाहिए PQ अपॉन QR के। दोस्तों इसके अंदर यही है, BC इधर लेगा PQ उधर लेगा, जस्ट वही बात, दोनों में से कोई सी बात आप लोग लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशंस होनी चाहिए फुलफिल, अगर हैं दोनों सिमिलर, अगर है दोनों रेशियो में है तो ऐसे लिखा जाता है। और दोस्तों एंगल होने चाहिए इक्वल, तो दोस्तों उस केस में हो जाएगा कंडीशन फुलफिल और हमारा ट्रायंगल दोनों हो जाएंगे आपस में सिमिलर। दोस्तों अब आई काम की बात। क्या दोस्तों अभी जो हमने सिमिलरिटी पढ़ी इसके अंदर एक बहुत ही काम की प्रॉपर्टी होती है, और दोस्तों ये हमेशा यूज होती है क्या कि एरिया ट्रायंगल सिमिलरिटी क्या कि ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हैं, तो इसमें एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR दोस्तों इक्वल टू होते किसमें, रेशियो ऑफ देयर साइड्स, यानी रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, यानी कि AB अपॉन PQ स्क्वायर एरिया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो दोनों ट्रायंगल उनके जो एरियाज है, आगे हम एरियाज ही पढ़ लेते हैं इसके नीचे ताकि एरिया के बाद भी सारी बातें हो जाए। दोस्तों जो एरियाज होंगे दोनों के वो दोस्तों होते हैं साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। ऐसे ही आप चाहे ले सकते हैं BC अपॉन QR का स्क्वायर, या आप ले सकते हैं AC अपॉन PR का स्क्वायर। और दोस्तों इसमें खास बात क्या होती है, बाकी जो कुछ बन गया उनका भी स्क्वायर के ही रेशियो, जैसे कि चाहे मीडियन स्क्वायर हो, मीडियन पहली का मीडियन दूसरी का, इनके स्क्वायर ले लीजिए चाहे, इक्वल टू हम इसको लिख देंगे x ABC अपॉन x PQR का स्क्वायर। और दोस्तों x ABC क्या होंगे इसके अंदर, x इसमें क्या है, साइड हो सकती है कोई सी भी, तो जैसे ये तीनों कंडीशन हो गई। दोस्तों इसमें मीडियन, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं। दोस्तों पेरीमीटर हो चाहे दोस्तों सर्कम रेडियस हो, चाहे दोस्तों इन रेडियस हो, दो ट्रायंगल्स हैं, हमें कह दिया कि दोनों ट्रायंगल्स है सिमिलर, और दोस्तों दोनों ट्रायंगल्स का हमको दे दिए हैं इन रेडियस की लेंथ्स, और वो कह रहे हैं कि दोनों के एरियाज का रेशियो बताओ। तो दोस्तों हम इन रेडियस की दोनों की लेंथ्स को ऊपर नीचे रख के स्क्वायर कर लेंगे। दोस्तों वो जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा एरिया दोनों के ट्रायंगल के एरियाज का। ऐसे दोस्तों कोई सी कितनी भी कंडीशंस हो रहे, केसेस हो रहे, दोस्तों डायरेक्ट आप लोग को लगा लेना है। ये वाली बात कम स्टूडेंट्स को, कम टीचर्स को पता होती है, और बच्चे इनसे स्लाइड निकालकर क्वेश्चन को सोल्व करने के चक्कर में फंसते हैं, बहुत बार छोड़ भी आते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना आप लोगों को कि कुछ भी दे दिया
अब इसमें कुछ बच ही नहीं रहा है, सब कुछ ही आ गया है, चाहे आपको एल्टीट्यूड दे दिया हो, चाहे आपको पेरीमीटर दे दिया हो, चाहे आपको सर्कम रेडियस इन रेडियस कुछ भी दे दिया हो, जस्ट आपको उसका करना है स्क्वायर और आपके पास जाएगा सीधा का सीधा एरियाज के, ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। दोस्तों इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करने की तो जरूरत नहीं है दोस्तों। साइड के रेशियो दे दिए हैं ए बी, दोस्तों ए बी दे दिए 10 सेंटीमीटर, दोस्तों डीई दे दी है 8 सेंटीमीटर की, दोस्तों ट्रायंगल दो दे दिए ए बी सी, और दोस्तों दे दिए कि सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, एरिया का रेशियो पूछ रहा है। दोस्तों कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, भैया एरिया के रेशियो पूछा है ए बी सी अपॉन पी डी ई एफ का, तो मैं देखूंगा ए बी कितना है 10 का स्क्वायर, और दोस्तों नीचे डी ई कितना है 8 का स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए जस्ट अगर ऑप्शन चौथा भी दे रखा है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर ऑप्शंस में है मैं एक बार जस्ट देख लूंगा कि ए बी और डी ई ही सिमिलर पोजीशंस में लिखे, नेमिंग के हिसाब से सही है, ए बी और डी ई के ही रेशियो देख लेंगे, हाँ नेमिंग के हिसाब से सही है। तो जस्ट आपको ये सॉल्व कर देना 1064, इसको काट लेंगे दोस्तों, आपका आ जाएगा आंसर बड़ा ही सिंपल सा 25/16। दोस्तों ऐसा बिल्कुल बेसिक सा सवाल आ जाएगा। अब चाहे आसान क्वेश्चन भी आ रहा है तो दोस्तों है तो वो उतने ही नंबर का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों एरियाज की बात बाद में ही कर लेंगे, बहुत ही जनरल सी बातें हैं। अभी दोस्तों जो फ्लो चल रहा है उसी को ही बरकरार रख लेते हैं। दोस्तों अब हम सीधा अपना आ जाते हैं पढ़ाई पे, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर। क्या है ये थ्योरम दोस्तों? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दोस्तों इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं बीपीटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म। और दोस्तों इसका एक और नाम भी होता है थेल्स थ्योरम, तो सर थेल्स ने इसको दिया था। मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छे, नाम भी है उनका, बीपीटी दी है तो बहुत ज्ञानी पुरुष रहे होंगे, और दोस्तों हर ज्ञानी पुरुष का सम्मान करना चाहिए। तो थेल्स थ्योरम के बारे में हम पढ़ लेते हैं आगे। जिस ज्ञानी पुरुष को अपने ऊपर घमंड ना हो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। दोस्तों थेल्स थ्योरम की बात पढ़ लेते हैं। दोस्तों थेल्स सर ने समझाया है कि जो भी कोई भी ट्रायंगल होगा और उसकी किसी भी साइड से अगर पैरेलल कहीं पर भी पूरे ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन डाल दी, जैसे मैंने डी डाली है बीसी के पैरेलल, तो ये इस ट्रायंगल को एक इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी। अब लोग समझ पाए मेरी बात? इक्वल प्रोपोर्शन में लाइन हो जाएंगी ये आपस में दोनों डिवाइड। और भी आगे बहुत सी बातें थेल्स सर ने बताई, हम सब एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस केस में क्या हो जाएगा, एडी अपॉन, जब हमारे पास कंडीशन क्या है कि डीई पैरेलल है बीसी के, व्हेन, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों एई अपॉन ईसी, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। दोस्तों इसी में ही आगे आप लोग और जान लीजिए कि चाहे पूरे पूरे हो, एडी अपॉन पूरी यानी कि ए बी, ये भी इक्वल होती है एई अपॉन पूरी यानी कि एसी, क्योंकि ए बी क्या है, दोनों का सम है, एडी प्लस डीबी है। जब ये है ये दोनों इक्वल हैं तो इस केस में भी वही प्रोपोर्शन में होंगे, तो दोस्तों पूरी पूरी भी हो सकती है। और दोस्तों ये वाला तो इक्वल टू होता है ये छोटी वाली अपॉन बड़े वाली, यानी कि डीई अपॉन बीसी के भी इक्वल होती है दोस्तों ये तो ये तो बहुत ही धमाकेदार थ्योरम है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी, याद भी हो गई होगी। जस्ट हमको चाहिए कोई भी साइड पैरेलल, चाहे दोस्तों इस लाइन के पैरेलल मैंने कोई एक लाइन डाल दी होती तो ये एक इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है लाइन। दोस्तों इसका ही बीपीटी का एक स्पेशल केस होता है, उसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो दोस्तों ये भी याद कर लीजिए,
इनके दोस्तों नामों से याद करने की जरूरत नहीं होती है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, आपको बस थ्योरम्स पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किसी एक लाइन के पैरेलल मैंने कोई भी लाइन डाल दी है तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाती है। ये बात सिखाई किसने है? थेल्स सर ने सिखाई है, तो वो आप लोगों को याद करना जरूरी नहीं है, उनको सम्मान देने के लिए आप लोग बस याद रख सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे हो गए मिड पॉइंट थ्योरम। वही सेम है कंडीशन कि अगर ट्राइंगल के अंदर लाइन पैरेलल डाली गई है किसी भी एक साइड से और उसकी लंबाई है उससे आधी, यानी ये 2x है तो ये लाइन है जस्ट हाफ और है पैरेलल, तो दोस्तों ये ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वली रेशियो में इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देती है। तो यानी कि व्हेन इसका नाम है डीई पैरेलल है बीसी के और डीई आधी है बीसी की लेंथ के, तो उस केस में एडी इक्वल टू हो जाएगा डीबी के और दोस्तों ऐसे ही एई इक्वल हो जाएगा ईसी के। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि किसी एक साइड का एक मिड पॉइंट, इस साइड का एक मिड पॉइंट आपस में जोड़ दिए गए हैं तो वो पैरेलल ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएंगे, वो होंगे पैरेलल और वो साइड्स भी दोनों वो होंगे पैरेलल, या उसका उल्टा कि अगर है कोई पैरेलल और उसकी लंबाई है आधी तो दोस्तों वो इक्वली डिवाइड कर देगा। पहली कंडीशन या तो पैरेलल है और साइड्स में आधी है तो साइड्स को इक्वली डिवाइड कर देगा, या दूसरी कंडीशन क्या है कि मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन जुड़ रही है किन्हीं भी दो साइड्स की तो वो जो तीसरी साइड बच गई उसकी आधी होगी लंबाई में, चौड़ाई में, लंबाई में, लेंथ में वो उसकी होगी आधी। ये है दोस्तों बीपीटी थेल्स थ्योरम, दोनों नाम इसी के ही हैं। दोस्तों इस पे एक और स्पेशल बात क्या होती है कि ट्राइंगल है दोस्तों, इसका एक ले लिया मिड पॉइंट, दोस्तों इसका ले लिया मिड पॉइंट, दोस्तों इसका ले लिया मिड पॉइंट, दोस्तों ये मिड पॉइंट तीनों दिए ज्वाइन कर दिए, तो ये जो चारों ट्राइंगल बने हैं ये चारों क्या होंगे? कन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा दोस्तों मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं, वहां पे मीडियन के टर्म्स में बात करके कर रहे थे, बात सेम ही है। यहां पर मैंने मिड पॉइंट्स की बात कर ली, अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई, तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने कोई एक ट्राइंगल बना दिया है तो वो चार हिस्से में ट्राइंगल को डिवाइड कर देगा और चारों हिस्सों आपस में कन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि डिट्टो एक जैसे होंगे। दोस्तों इसके ऊपर हम एक कमाल का सवाल कर लेते हैं। तो सवाल लिख लीजिए, डी इज एनी पॉइंट ऑन साइड एसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। डी इसने कहा कोई भी पॉइंट है लाइन एसी के ऊपर, इफ पी क्यू एक्स वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी ए डी डी सी रिस्पेक्टिवली। ए बी का पी है मिड पॉइंट, बी सी का क्यू, ए डी आर और डी सी, पी क्यू एक्स वाई है, एक्स और दोस्तों ये है वाई, देन रेशियो ऑफ पी एक्स और क्यू वाई। तो दोस्तों सवाल जब आपके सामने आएगा, अभी तो हमें पता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो, लेकिन वैसे आपके सामने जब सवाल आएगा आप लोग पहचान लेंगे कि मिड पॉइंट्स की बातें काफी सारी चल रही, तो इसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम या बीपीटी यही कोई यूज होगी, यही कोई मदद करेगी, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों पी एक्स पूछिए तो मैं लाइन ज्वाइन कर देता हूं और क्यू वाई का रेशियो पूछ रहा है, तो दोस्तों बड़ा ही झंझट पड़ सकता है, मैं इनको पूरा पूरा मिला देता हूं। तो देखिए दोस्तों इसमें दिमाग कैसे खर्चेंगे, मैं अगर इस लाइन को यहां से ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं डॉटेड, अब देखिए नीचे वाला ट्रायंगल है दोस्तों, इसने क्या कहा है कि इस लाइन का ये मिड पॉइंट है और इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, दोनों के मिड पॉइंट्स हैं, तो दोस्तों इस पूरी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगी हाफ। ये मान लीजिए अगर 2x की है, ये इस ट्रायंगल को ले रहा हूं मैं BDC ट्रायंगल को, ये हो जाएगी BDC की हाफ, यानी कि x आ जाएगी। ये बात तो कंफर्म निकल कर आ गई। ऐसे ही दोस्तों में ये ट्रायंगल अगर ऊपर वाला देखें तो इसने कहा कि इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है,
ये अगर होगी 2x तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये बन जाएगी आपकी x। दोस्तों ये भी x है, ये भी x है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, x अपॉन h 1 रेशियो 1। ऐसे बड़े ही प्यार से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपके दिमाग में ये नहीं आता डॉटेड लाइन लगा के ट्रायंगल को दो हिस्सों में तोड़ लेता हूं, तो दोस्तों ये सवाल आप लोगों का अटक जाने वाला था। दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए, मेरे पास अभी सामने ही उपस्थित है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी शेप का हो, अगर उसके 4 पॉइंट्स, 4 मिड पॉइंट्स हैं, जो उस किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 मिड पॉइंट है, उनको अगर आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है तो दोस्तों वो बन जाता है एक पैरेललोग्राम। और दोस्तों पैरेललोग्राम क्या होता है आप लोगों से लगभग सभी जानते होंगे, नहीं पता है तो हमारे पढ़ने भी वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर। दोस्तों कोई भी किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल, बहुत ही गजब और अजब बात है ये। अब 20-30 क्वाड्रिलेटरल अपने पेन कॉपी से बनाकर देखना सही से, और उनको ज्वाइन करके सॉल्व करके देखना। दोस्तों मैं तो एक ब्रेक लेके आ चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, वीडियो को कर लीजिए पॉज। और दोस्तों अब कर लेते हैं हम आगे क्वेश्चन, काफी मुश्किल भी है, वो काफी सरल भी है, समझने की जरूरत है। दोस्तों सवाल लिख लीजिए कि इन ट्रायंगल एबीसीडी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। and E is midpoint of AD, the line BE extends and meet AC at F. AF रेशियो FC बता दीजिए। दोस्तों स्टूडेंट एक सवाल लिख लेगा, ऐसा बना लेगा, फिगर तक बना लेगा, ये सब बातें लिख लेगा और फिर वो अटक जाएगा, दिमाग ही नहीं चलेगा सॉल्यूशन करा कैसे जाए। ये होते हैं कुछ अटपटे से सवाल, अलग अलग तरह के सवाल। दोस्तों इसका समाधान क्या निकाला जाएगा, देखिए इसने ये लाइन बता दी है, जस्ट हमको क्या बताया कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। मैं इस ऊपर वाला ट्रायंगल अगर छोटे वाला लेता हूं तो ये तो मिड पॉइंट है इसका, लेकिन मैं अगर इस पूरे को लेता हूं तब ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां पे कोने में फंस गया है। दोस्तों कोई समाधान नहीं निकल रहा। दोस्तों इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा गणित लगाना पड़ेगा। क्या हम एक पैरेलल लाइन डाल देंगे BF के पैरेलल, ये जो पूरी BF है इसके पैरेलल मैंने एक लाइन डाल दी, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, X दे दीजिए, मान लीजिए मैंने इसमें G लिखा हुआ है तो G ले लीजिए नाम। अब दोस्तों G ले लिया, आपको करना क्या है, AF अपॉन FC निकालना है पूरा। दोस्तों अब ये जस्ट पैरेलल लाइन मैंने डाल दिया, देखिए दोस्तों ये इस लाइन का मिड पॉइंट दे रखा था, ये मैंने लाइन इसके पैरेलल डाली, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है। दोस्तों ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों एक ही रेशियो में होंगे, मान लीजिए x और x के रेशियो में होंगे। ये दोनों वीडियोस की बातें देखिए कहां दिमाग घूमता है, ये दोनों साइड्स, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये बात हो गई यहां पे, ये दोनों साइड्स के बीच का तो मुझे रेशियो मिल गया है। अब मुझको चाहिए एक और ट्रायंगल जो कि मैं इस AF का कुछ रेशियो निकाल पाऊं इनके साथ में। अब देखिए दोस्तों अगर मैं ले लेता हूं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ADG, तो देखिए दोस्तों ADG ट्रायंगल के अंदर दोस्तों क्या हो रहा है, AD का मिड पॉइंट है E, और दोस्तों देखिए A और G ये लाइन है पैरेलल इसके, हमने पहली बात कर ली थी, ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, EF के भी। दोस्तों ये लाइन है इस EF के पैरेलल और ये है इसका मिड पॉइंट। तो दोस्तों फिर से मिड पॉइंट थ्योरम से क्या जाएगी कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, तो यानी कि ये भी x है, ये भी x है, मतलब कि जो ये पोर्शन है लाइन का ये तो इसके इक्वल है, मैंने इस ट्रायंगल को लेकर किया। और दोस्तों इस ट्रायंगल को लेके मैंने क्या किया कि ये पोर्शन भी इस पोर्शन के इक्वल है। तो दोस्तों एक्चुअल में ये तीनों पोर्शन एक दूसरे से इक्वल है, तो ये 1:1 के रेशियो में है तीनों। अब देखिए AF पूछ रहा है ये है x, और दोस्तों FC पूछ रहा है ये दोस्तों 2x है, तो 1/2 का रेशियो इसका आ जाएगा।
ऐसे दोस्तों रिजॉल्व होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा। ये था दोस्तों मेंस लेवल का सवाल, ये आपको मिल जाएगा सवाल कहीं ना कहीं, हो सकता है सीजन में भी आएगा, लेकिन मेंस में इसी तरह से ही सवाल होते हैं, थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है सोल्व करते टाइम। दोस्तों एक सवाल और कर लेते हैं आगे हम। दोस्तों अगले सवाल में वो क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। DE पैरेलल है BC के एंड इट डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू इक्वल एरियाज। तो दोस्तों इसका एरिया अगर कैपिटल AR है तो दोस्तों इसका एरिया भी AR है, इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं दोनों पोर्शंस को। तो दोस्तों देन फाइंड द रेशियो ऑफ AB और AD। बड़े वाला और छोटे वाले का रेशियो। दोस्तों ये एंगल होगा मान लीजिए हमारा कॉमन, मान क्या है ये एंगल है कॉमन। दोस्तों हम क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या था, मेरे भी वीडियो बीच में अटक गई थी दोस्तों, मुझे चाहिए क्या था AB अपॉन AD पूछ रहा है वो दोस्तों, पूरा अपॉन छोटा। दोस्तों ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, दोस्तों छोटे वाले ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। ADE सिमिलर है किसके, ABC के। दोस्तों क्यों है सिमिलर, क्योंकि इसने कहा ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो दोस्तों ये और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो दोस्तों सेम प्रोपोर्शन में हो गई ये साइड्स, ये छोटी और पूरी वाली भी, छोटी और पूरी वाली भी, इस वजह से सेम प्रोपोर्शन में हो गई। जब होती है दोनों सेम प्रोपोर्शन में, एक एंगल है कॉमन, यानी कि एक एंगल दोनों केस में है इक्वल। तो दोस्तों ये दोनों ट्रायंगल हो गए हैं हमारे सिमिलर। दोस्तों सिमिलर हो गए हैं दोनों ट्रायंगल। और दोस्तों हम जानते हैं कि जब सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC, उनका दोस्तों जो रेशियो होता है वो क्या होता है, किसी भी साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा AD, छोटे वाला ट्रायंगल AD अपॉन AB होल स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। AB AD ही पूछा, AB AD की रिस्पेक्ट में लेके चलूंगा, एरिया दोनों दे रखे, एरिया दे रखे तो मेरे को एकदम से ये वाली बात याद आएगी, एरिया का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों देख लीजिए ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मान लीजिए AR ही है, तो नीचे वाला हो जाएगा AR प्लस AR 2AR, ये एरिया हो गए हैं। और दोस्तों ये हो जाएगा AD अपॉन AB होल स्क्वायर के इक्वल। दोस्तों एरिया AR से AR से कट गया, ये स्क्वायर है, इधर होके आके हो जाएगा अंडर रूट। तो दोस्तों AD अपॉन AB का रेशियो में आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। दोस्तों उसने पूछा AB अपॉन AD, इसका हो जाएगा उल्टा, तो रूट 2 हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों इसके अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दोस्तों उनकी जो स्पेशल है उनकी जो बात है वो कर लेते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं। अगली वीडियो के अंदर दोस्तों स्पेशल केस देख लेंगे, और दोस्तों देख लेंगे हम बाकी सारे साइन फॉर्मूला को, साइन फॉर्मूला मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे उसके अंदर अब हम देख लेंगे। दोस्तों अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की कुछ जो बारीकियां हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोस्तों राइट ट्रायंगल के केस में आप सब लोग इस फॉर्मूले को मेरे को उम्मीद है कि जानते होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि आधे से गुना कर दीजिए बेस को और उसकी हाइट को। दोस्तों ये होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन देख लेते हैं जरा सा, कि यही ट्रायंगल है मेरा ABC, मैंने मान लीजिए इसको स्क्वायर बना लिया, तो दोस्तों ये पूरा BC इंटू AB हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर के केस में। दोस्तों स्क्वायर के केस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों होता है, दोस्तों ये एक लाइन है ऐसी सीधी। दोस्तों मैं जैसे कहता हूं कि 15 में 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब मैं क्या कहता हूं कि 15 नंबर को 17 बार जोड़ लो,
ये कहता ना दोस्तों, यही बात होती है मल्टीप्लाई करना 17 बार। दोस्तों ये जितनी लंबाई होगी, इसकी जितनी सेंटीमीटर लंबाई होगी, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, मैं क्या कह रहा हूं इसको कि इसके ऊपर एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, यानी कि इस पोर्शन को भाई 15 सेंटीमीटर तक तू ऊपर नीचे जोड़ता चला जा, जोड़ता चला जा, ऐसे ऐसे जोड़ता चला जा। तो वो वही चीज हो गई क्या कि गुणा कर रहा हूं मैं इसको, BC को इस हाइट तक मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दोस्तों बेसिक्स हम क्लियर कर रहे हैं अपने। दोस्तों इसी वजह से ये सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन में बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते, उनके पीछे यही कारण होता है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या कि उस नंबर को उतनी बार गुणा कर देना, वही नंबर उतनी बार ही ऐड कर देना। यही हम कर रहे हैं। इसमें हाइट जितनी भी होती है, 15 सेंटीमीटर अगर इसकी हाइट होती है, तो मैं कह रहा हूं कि ये BC है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, इस 10 सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर तक जोड़ता चला जाए, जोड़ता चला जाए। दोस्तों इसीलिए होता है ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ का केस स्क्वायर में, और दोस्तों इसीलिए ही हो जाता है उसका मैं आधा कर दूं, क्योंकि यहाँ पूरे स्क्वायर का आधा पोर्शन से लिया जा रहा है राइट ट्रायंगल में। तो दोस्तों इसीलिए मैं उसका आधा कर देता हूं, तो ये बन जाता है मेरा ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। दोस्तों वॉल्यूम होती है तो क्या करता हूं मैं, ये तो करता हूं कि यार इसको पहले तो 10 गुणा कर लिया, इसी पूरे डब्बे को, ये जो पूरा एरिया बनेगा, इसको भाई 5 सेंटीमीटर, अगर वॉल्यूम में तीसरी साइड 5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या कहता हूं कि 5 सेंटीमीटर तक इसको और गुणा करते, आगे खींचते। इस एरिया को अब तू 5 सेंटीमीटर तक जोड़ता चला जा, जोड़ता चला जा, वही वाली चीज, तो वॉल्यूम बन जाता है। ये डायमेंशन सब ऐसी बनती हैं, आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये वाली बात क्यों बता रहा हूं, हम ये जानते हैं कि राइट ट्रायंगल के अंदर ये केस होता है, लेकिन आपने जो बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे कि यही सेम केस होता है सभी ट्रायंगल्स का, होता है ये फॉर्मूला। एरिया का सभी ट्रायंगल्स के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, लेकिन बस हमारी मजबूरी क्या फंस जाती है कि हमारे पास बहुत से ट्रायंगल्स में हाइट मिलती नहीं। दोस्तों मेरे पास ऐसा ट्रायंगल है, मान लीजिए मेरे को अगर इसकी कहीं से भी हाइट पता लग जाती है ये वाली, तो मैं जस्ट इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूंगा, मैं कुछ दूसरी बात मुझे सोची नहीं। हाइट मिलने का मतलब क्या है कि किसी भी एक साइड के ऊपर 90 डिग्री, चाहे इसके ऊपर डाल दीजिए 90 डिग्री पर डलना चाहिए, 90 डिग्री पे, तभी तो पूरी लंबाई, ऊंची लंबाई होगी उसकी। तो इसलिए दोस्तों ये वाली बात होती है कि पीछे ये सब बातें, क्योंकि हम एरिया की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब बातें एक बार पता होनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग खुल जाता है आगे। कई बार कुछ सवालों को टैकल करने में ये वाली सब जनरल बातें भी मदद कर पाती हैं। दोस्तों इसी से ही एक खास बात निकल कर क्या आती है कि अगर कोई भी दुनिया की कोई भी दो लाइनें हैं जो कि हैं आपस में पैरेलल, दोस्तों इनके बीच में किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे जितने भी ट्रायंगल बनाओगे दोस्तों, इक्वल ही एरिया के बनेंगे, चाहे कैसे बना लीजिए दोस्तों। चाहे मैं इसको ले आता हूं यहां तक खींचता हुआ और फिर इस दूसरे पॉइंट से जोड़ देता हूं। दोस्तों दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं दोस्तों, वो सारे के सारों का एरिया इक्वल होता है। कारण क्या होता है कि सबकी हाइट इक्वल होती है, सबका बेस इक्वल हमने पहले ही किया हुआ है। तो इस वजह से दो पैरेलल लाइंस के बीच के जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे दुनिया में, उन सबका एरिया होता है इक्वल। कारण आप लोगों को समझा दिया गया है। इस प्रकार की किसी जनरल सी बात पे कोई सवाल आ जाएगा तो दोस्तों आप लोगों को टैकल करना पड़ेगा, आप लोगों को आंसर उसका देना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी बात थी जो बतानी जरूरी थी, मैंने बता दिया आप लोगों को। जनरल बात है बेशक सी, मैं थोड़ी सी फालतू बातें करता हूं तो मेरी थोड़ी सी आदत है। दोस्तों सवाल कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, P and Q are midpoints of AB and AC respectively. Side BC extend up to D in such a way that CD is equal to twice of BC.
side BC is extended up to D in such a way that CD is equal to twice of BC. BC जितनी है उससे दुगनी लंबी है ये अगर x है तो ये है 2x. इफ एरिया ट्राइंगल ABC है 52 सेंटीमीटर होगा. ABC ट्राइंगल का एरिया अगर है पूरे का 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ट्राइंगल PQD यानी दोस्तों ये इधर ऐसे आएगा और दोस्तों ये इधर ऐसे आएगा. दोस्तों इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है. दोस्तों देखिए इसने बताया ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये लाइन इस लाइन पे हो जाएगी पैरेलल हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से. दोस्तों ये दोनों लाइन हो गई हमारी पैरेलल. दोस्तों दो पैरेलल लाइंस के अंदर ये बना हुआ है हमारा ट्राइंगल. दोस्तों पूरा ट्राइंगल का एरिया हमें इसने जस्ट अभी बता दिया है कितना है. दोस्तों इस पूरे ट्राइंगल का इसने हमें एरिया बता दिया जस्ट कितना है 52 सेंटीमीटर का. पूरे ट्राइंगल का एरिया है 52 सेंटीमीटर. दोस्तों इसने बताया मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी है पूरी की पूरी. इसने बता दिया कि मिड पॉइंट थ्योरम का केस है. दोस्तों मुझे ये पतली सी पट्टी का एरिया निकालना है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार कैसे निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है. दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम इसने बात करी है तो दिमाग में ये तो घूमेगा कि मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा. मैं अगर यहां पे इस पॉइंट का मिड पॉइंट मान लेता हूं कि ये है और मैंने मान लीजिए ये दोनों मिड पॉइंट्स इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिए तो ये दोस्तों चार ट्रायंगल्स है. ये चारों ट्रायंगल्स बट गए हैं अब इक्वल एरियाज के बीच में. दोस्तों ये इसका मिड पॉइंट है तो दोस्तों जो इस एरिया का इस ट्रायंगल का दोस्तों जो एरिया होगा वही दोस्तों इस पतले से ट्रायंगल का भी एरिया होगा. क्यों? क्योंकि जस्ट अभी हमने बात पढ़ी है फालतू की बात है जो कि फालतू की नहीं थी कि इस कोई भी दो पैरेलल लाइन ये पैरेलल लाइनें हैं इसे दे दी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी दो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया हमेशा होता है इक्वल. दोस्तों इस छोटे ट्रायंगल का एरिया मैं जान सकता हूं वो क्या होगा इस 52 का 1/4. हमने ये बात भी पहले पढ़ी थी. तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 and 4 3 12 तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों इस पतले से ट्रायंगल का एरिया. हमने निकाला तो इसका है लेकिन हम वो वाली बात जानते हैं फालतू वाली ये पतला सा जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल पतला सा जो है ये इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा. इस वजह से दोस्तों ये आ गया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोस्तों ये बहुत ही काम की बात बताई गई आपको बहुत ही जरूरी सा सवाल था ये भी आप लोगों को सोल्व करवा दिया गया है. दोस्तों एक और खास बात लिख लीजिए कि दो साइड्स आप लोगों को दे रखी हैं किसी भी ट्रायंगल में और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा ले लेता हूं ट्रायंगल. साइड से आपकी एक्स और वाई किसी भी ट्रायंगल की तो इसका एरिया होगा हाफ दोनों साइड्स और उनके बीच के एंगल का साइन थीटा. दोस्तों जब ये ट्रायंगल का एक स्पेशल केस ही होता है राइट ट्रायंगल जब ये एंगल बन जाता है 90 डिग्री में यहां पे तो sin 90 डिग्री जो कि होता है सीधे बन जाता है वो हाफ बेस इनटू हाइट राइट ट्रायंगल में एरिया. लेकिन दोस्तों अगर राइट ट्रायंगल नहीं है हमारे पास दो साइड्स और उनके बीच का अगर एरिया हमें पता है तो हम दोस्तों कभी भी एरिया ट्रायंगल का निकाल पाएंगे. हाफ दोनों साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द साइड ऑफ द एंगल बिटवीन बोथ साइड्स बिटवीन दोस बोथ साइड्स. दोस्तों मैंने मिटा दिया लिख लीजिए हाफ एक्स वाई साइन थीटा होता है एरिया का फॉर्मूला जिस जो राइट ट्रायंगल नहीं है कोई सा भी इसका भी यूज हो जाता है काफी बार. दोस्तों हीरोन्स फॉर्मूला में पहले आप लोगों को पूरा का पूरा करवा चुका हूं एक बार जस्ट ओवरव्यू. दोस्तों हीरोन्स फॉर्मूला होता है इसके बाद दोस्तों हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि ये ट्रायंगल और प्यारे दोस्तों इसमें पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अंडर रूट ऑफ साइड सेमी पेरीमीटर माइनस a सेमी पेरीमीटर माइनस b सेमी पेरीमीटर माइनस c ये हो जाता है दोस्तों एरिया ट्रायंगल का. ये होता है दोस्तों हीरोस फार्मूला. हीरो सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको इस प्रकार का एक फार्मूला दिया जिससे बहुत से गणित के सवाल सॉल्व हो पाए बहुत सी प्रैक्टिकल बातें सॉल्व हो पाई और जिसके कारण हम अंतरिक्ष तक जा पा रहे हैं और ऐसे बहुत भिन्न प्रकार के अद्भुत कार्य कर रहे हैं.
दोस्तों हेनॉस फॉर्मूला के बाद दोस्तों एक जबरदस्त फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निकल कर आता है। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी एसएससी में आती है लगभग वो सारी की सारी आप लोगों को अलग से वीडियो के अंदर पढ़ा दी जाएगी, लेकिन दोस्तों एरिया की बात चल रही है तो दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया का आप लोगों को मैं देने वाला हूं एक धमाकेदार तरीका। आज से पहले किसी ने भी अगर ये तरीका देखा हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको मिलेगा बिल्कुल ही ब्रांड न्यू तरीका, बिल्कुल ही आसान तरीका। जस्ट किस वजह से? क्योंकि लॉजिक पर थोड़ा सा और अधिक टाइम ये चैनल के ऊपर दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से। बात बिल्कुल सेम टू सेम ही है। दोस्तों जब है आपके पास एक ट्रायंगल और दोस्तों उसके हैं 3 साइड्स और दोस्तों तीनों साइड्स का है कोई कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और दोस्तों x2 y2 और दोस्तों x3 y3। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। दोस्तों इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? दोस्तों ये एरिया होता है हाफ इनटू, दोस्तों ये होता है हाफ इनटू, और ये मोड लगा दिया जाता है कि अगर माइनस में वैल्यू आ रही तो उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मान लिया जाए। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो उसमें क्रॉस चेक जरूर करना चाहूंगा ये फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है वो हमेशा याद रखना है। जिस भी ऑर्डर में आप ले रहे हैं कोऑर्डिनेट्स को तो दोस्तों उसी ऑर्डर में ही कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा पहला, तीसरा पहला दूसरा। और दोस्तों आपको देखना पड़ेगा यहाँ x वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है y वाला कोऑर्डिनेट। दोस्तों ये होता है मेथड। आप लोग इससे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके बताना आप लोगों को कितना समय लगने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दुनिया में हर जगह यही मिलता है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एरिया का फॉर्मूला। जो लोग नीचे कमेंट करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला तो मैंने देखा हुआ है कितनी बार, तो दोस्तों अभी जो फॉर्मूला बताया जा रहा है निगानिया कोचिंग का स्पेशल फॉर्मूला तो वो वाला है। दोस्तों जो ये आपको मिले हैं कोऑर्डिनेट्स, इनको दोस्तों ऊपर नीचे लिख देंगे हम x1 y1, दोस्तों x2 y2 प्यारे दोस्तों x3 y3, और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों उसके नीचे फिर से लिख देंगे x1 y1। लिख लिया दोस्तों? प्यारे दोस्तों आपको जब एरिया निकालना है ट्रायंगल का दोस्तों क्रॉस क्रॉस में कर लीजिए, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बिना टेंशन के कर दीजिए दोस्तों, बिना टेंशन के कर दीजिए दोस्तों x1 y1 x1 y2, और दोस्तों मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलिए प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, आपको तो जस्ट यहाँ नंबर लिखा हुआ 3 7 7 या 21 जमा, आप लोग ऐसे लिखते चले जाएंगे। दोस्तों इस पूरे नंबर को कर दीजिए 2 से डिवाइड बिना टेंशन लिए। दोस्तों अब करिए इन वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई। दोस्तों दूसरे रंग के मार्कर से मेरे पास है तो मैं दूसरे रंग के मार्कर का लाभ उठा दो। दोस्तों इनको अब करिए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, और प्यारे दोस्तों उनको भी लिख लीजिए ऐसे ही। तो ये हो जाएगा दोस्तों x2 y1 x3 y2 प्लस x1 y3। दोस्तों इसको भी कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और दोस्तों दोनों बीच में निशान लगा दीजिए माइनस का। दोस्तों ये जो आएगा आपका आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ABC का। तो दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रखना है, चेनिंग के अंदर जाना है, नंबर लिखना है, फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, उनको अगली बार में मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों ऐसे नहीं करेंगे। दोस्तों ये भी सेम वही बात लिखी गई है, लेकिन बातों को लिखने का जरिया ही तो बस होता है फर्क। बात को आप कैसे डिलीवर कर पा रहे हैं अपने को, उसी का ही तो फर्क होता है सर। एक स्टूडेंट बहुत ही तमीज से बात करेगा तो उसकी बात का समाधान भी दिया जाता है, एक करेगा बदतमीजी से तो उसकी बात का समाधान नहीं दिया जाएगा। जैसे को तैसा। दोस्तों बात तो वही है, लेकिन बताई यहां पर सरल तरीके से गई है इस फॉर्मूले द्वारा, तो ये फॉर्मूला जीत गया दूसरे वाले के मुकाबले में। दोस्तों इस पे मैं उम्मीद करता हूं मेरे पास एक सवाल होगा, मैं जिस पेज घुमा रहा हूं, और दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि हमको एक सवाल मिल गया है।
दोस्तों 3 कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं ट्राइंगल के। दोस्तों कोऑर्डिनेट्स दे रखे 2 -1। दोस्तों दूसरा है कोऑर्डिनेट 0 और 3। दोस्तों तीसरा है -2 -2। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं अभी लिखकर बता रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को सामने जब कोऑर्डिनेट होंगे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। लेकिन दोस्तों मैं अभी सॉल्व करके बता रहा हूं। दोस्तों उल्टा टेढ़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे करिए 6। पूरा लिखकर बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों को ऐसे करना है जैसे मैं अभी कर रहा था। दोस्तों ये लिखा 2 -1 0 3 -2 -2। दोस्तों फिर से एक बार लिखेंगे 2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 -0 +2। 2 से डिवाइड लास्ट में कर लेना है, इकट्ठे भी करने की जरूरत नहीं। दोस्तों इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या, इनको ऐसे ऐसे टेढ़ा मल्टीप्लाई 0 -6 -4। दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 6 और 2 8 माइनस प्लस हो जाएंगे 10 डिवाइड बाय 2 9 आंसर। तो दोस्तों आप लोग इसमें डायरेक्ट लिखते हैं, इसको इससे और फिर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करते माइनस ऐसे टेढ़ा। एंड दोस्तों फटाफट से आता आपके सवाल का हल, सॉल्यूशन, समाधान। दोस्तों एरिया के ऊपर और 2-3 खास बातें हैं दोस्तों, वो लिख लेते हैं। दोस्तों इन रेडियस के केस में आप लोगों को एरिया बताया गया था। इन रेडियस जब आपको मिल रखी है कहीं से भी तो दोस्तों सिंपल क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस। ये तो दोस्तों आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए इक्वल टू एस इंटू आर। दोस्तों ऐसे लिख लीजिए, ये होता है सेमी पेरीमीटर, ये होता है दोस्तों इन रेडियस। दोस्तों सेमी पेरीमीटर का अर्थ क्या है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। दोस्तों अगर आपके पास है दोस्तों सर्कम रेडियस, जो कि ट्रायंगल की बड़ी वाला गोला होता है, ये होता है इन रेडियस, ये होता है दोस्तों सर्कम रेडियस। अगर आपके पास दोस्तों सर्कम रेडियस दे दी है और साइड्स भी दे रखी है तो दोस्तों सॉल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों, उसके इसमें एरिया ट्रायंगल होता है आपके पास, एक होता है ABC डिवाइडेड बाय 4R। आर यहां पे दोस्तों यही होगी हमारे सर्कम रेडियस। दोस्तों मैं जितना भी सोचता हूँ कि शायद कम है, लेकिन फिर ज्योमेट्री और आगे खींचती ही चली जाती है, बहुत वास्ट है दोस्तों ज्योमेट्री, जितना भी कम नहीं पड़ता इसके अंदर। दोस्तों ये एरिया की बातें आप लोगों को सारी बता दी गई हैं। दोस्तों लास्ट में एक बारी और फॉर्मूला सारे रिवाइज करेंगे बिल्कुल एंड में, बाद में जाकर। दोस्तों अब आइसोसेलेस के बारे में पढ़ लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल दोस्तों स्टार्टिंग में बताया गया था आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है कि दोस्तों जो होता है ट्रायंगल और उसकी दो साइड्स होती है इक्वल, दोस्तों उसको हम बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों साइड्स इक्वल होती है तो दोस्तों इनके अपोजिट ये दोनों एंगल्स भी होते हैं इक्वल, ये होता है दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर पहला स्पेशल बात क्या होती है, दोस्तों ये साइड्स तो दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। दोस्तों इसकी जो एल्टीट्यूड होती है जो कि 90 डिग्री पे इसके ऊपर लाई कर रही है, और दोस्तों जनरली देख के समझ में भी आ रही होती है, जो इसकी हाइट होती है हाइट उसी को ही हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। दोस्तों यही होती है इसकी एंगल बाइसेक्टर एंगल ए के लिए, यानी कि इस एंगल को यही जो लाइन होती है जो इसकी हाइट होती है यही दोस्तों इन दोनों एंगल्स को इक्वल डिवाइड कर रही होती है, तो यही होती है दोस्तों एंगल बाइसेक्टर भी। और प्यारे दोस्तों यही होती है हमारी, ये होती है एंगल बाइसेक्टर। दोस्तों यही हमारी क्या होती है, मीडियन भी होती है, मिड पॉइंट पर टकरा रही होती है। तो दोस्तों ये हमारी मीडियन भी होती है, कुछ और भी होती है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। दोस्तों यही हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। मीडियन और परपेंडिकुलर को जब जोड़ दिया जाए, परपेंडिकुलर तो हमको दिखी जाएंगे, हाइट और मीडियन जब जोड़ दिया जाता है दोस्तों इनको इकट्ठे मर्ज करके बोल दिया जाता है
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि ये परपेंडिकुलर भी है और ये दूसरी जहां पे गिर रही है जाकर उस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही है। ये साइड a/2 और a/2 में हो रही होगी बराबर बराबर डिवाइड। दोस्तों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो दोस्तों मीडियन भी होती कहलाई जाती है। सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद रखेंगे तो मीडियन वाली बात याद नहीं, यहाँ लिख दी है तो थोड़ी सी याद आ जाएगी कि यही मीडियन भी होती है, यही हाइट होती है, जो कि हाइट भी होती है इसकी एल्टीट्यूड, यानी कि दोस्तों यही एंगल बाइसेक्टर भी होती है। दोस्तों यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है इस साइड के ऊपर। दोस्तों काफी सारे रोल अदा करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एक बीच वाली लाइन, क्योंकि दोस्तों ये एक काइंड से सिमिलर होते हैं ना ट्रायंगल्स, एंगल सेम, साइड्स की लंबाइयां भी सेम, ये दोनों साइड्स भी सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होने पे, तो इस वजह से परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं उसको ऐसा तो बनाऊंगा नहीं दोस्तों, ये हमेशा ऐसे बनता है जो एक आम ट्रायंगल जो दिख रहा होता है हमको इस टाइप से। तो इसकी खूबसूरती यही है कि ये सीधी आएगी, सब कुछ बराबर बराबर प्रकार से दोनों को आपस में काट देगी, तोड़ देगी। दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में दूसरी बात क्या हो गई है कि ये आइसोसेलेस है, इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो दोस्तों इसलिए इसकी जितनी भी चीजें बच गई हैं, इसकी दोस्तों दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये तो हमको पता ही है। दोस्तों इसकी दो एल्टीट्यूड्स होती है, उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, यहां से ये वाली, यहां से ये वाली। दोस्तों एल्टीट्यूड्स की लंबाइयां बराबर होती हैं दोस्तों, और एंगल बाइसेक्टर दोनों इसके होते हैं जो कि ये इक्वल होते हैं अपने आप में। दोस्तों दो एल्टीट्यूड्स जो होती है इनकी लिख दी गई हैं एल्टीट्यूड्स, तो दोस्तों दो मीडियन इसकी होती है वो भी इक्वल होती है। वो कौन सी दो? इस पॉइंट से जितनी भी डल रही होती हैं वो सारी। ये वाली जो है जो थर्ड एंगल से आ रही है, ये तो जो एक अकेली रेखा, ये अकेली रेखा इन सबका रोल अदा कर रही होती है, लेकिन जो ये वाली जो इनमें रेखाएं हैं ये दोनों एक जैसी होंगी, लेकिन ये एक रोल अदा नहीं कर रही होगी। दोस्तों इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं गिर रही होगी, दोस्तों इसकी एल्टीट्यूड कहीं और जा रही होगी, इसकी एंगल बाइसेक्टर कहीं और जा रही होगी, तो ऐसे ही इसकी भी जा रही होगी। ये दोनों होंगे हमेशा लंबाइयां बराबर। आप लोग समझ गए मैं जो समझाना चाह रहा था, उम्मीद यही कर रहा हूं। इसमें जस्ट एक ही लाइन है, सारे रोल करके, इसमें अलग अलग होंगी लाइन, लेकिन वो जो दो अलग अलग होंगी वो दो दो होंगी सारी, एक वो दोनों इक्वल होंगी, इसके केस वाली और इसके केस वाली। दोस्तों मिटा दिया है, लिख लीजिए फिर से, दो साइड मीडियन, साइड्स मीडियन एल्टीट्यूड, दोस्तों एंगल बाइसेक्टर्स। दोस्तों आइसोसेलेस का एरिया और देख लीजिए, दोस्तों हाइट होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये वाली, कई सारे इसके फॉर्मूला होते हैं, सबसे आसान वाला फॉर्मूला यही होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसमें दोस्तों b साइड होती है आप लोगों की, दोस्तों इसमें साइड्स होती हैं, b साइड होती है दोस्तों ये जो दो इक्वल होती है b और ये दोस्तों है a साइड, तो जो दो इक्वल साइड्स हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट हाफ। दोस्तों इसकी डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं, टाइम लग जाएगा, और दोस्तों इसको बाहर निकाल कर भी आप लोग लिख सकते हैं जस्ट सिंपली, कैसे, ये हाफ बाहर निकाल लिया दोस्तों, यहां पे इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट, तो हाफ बाहर निकाल दोस्तों, ये वाला याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों एरिया इसका हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड होती है, हाइट है हमें बता दिया, तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या है a इंटू हाइट, हाइट कितनी है 1/2 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या दोस्तों इसी को ही मैं दूसरे शब्दों में लिखूंगा a/4 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दोस्तों ये दो तीन खतरनाक फॉर्मूले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, ये वाले, इनको दोस्तों याद कर लेना, रट्टा मार लेना।
साइड्स में फिर से बता रहा हूं बी बी ए है दोस्तों, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल बच गया है। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, जिसकी तीनों साइड्स हो इक्वल, तीनों लेटरल्स हो इक्वल। दोस्तों तीनों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे और तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो दोस्तों ये तीनों होंगे 60-60 डिग्री के। दोस्तों जो चार सेंटर होते हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, वो चारों इक्वल होते हैं, सेम ही पॉइंट होता है। इसमें सब कुछ ही इक्वल 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 होता है। यहाँ पे सेंटर है तो चारों सेंटर्स इसमें कॉमन होते, सेम होते। दोस्तों तीन मीडियंस एंगल बाइसेक्टर्स तीनों, दोस्तों तीनों एल्टीट्यूड, दोस्तों तीनों साइड्स, ये सब होती हैं दोस्तों इक्वल। जैसे आइसोसेलेस के केस में दो सब इक्वल थी, इसमें तीनों इक्वल होती हैं सारी सब चीजों के लिए। दोस्तों इसके जितने भी फॉर्मूला होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, जितने फॉर्मूला सब में आता है √3 हर एक फॉर्मूले। तो दोस्तों अब कोई अगर पूछेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बताइए, या आपसे पूछेगा एरिया बताइए, या आपसे पूछ लेगा कि इन रेडियस बताइए, छोटा आर यानी इन रेडियस, या आपसे पूछेगा कि बड़ा आर बताइए। दोस्तों इन चारों के होते हैं फॉर्मूलास। दोस्तों हाइट कोई पूछ लेगा और आपको साइड दी होगी सबके केस में ए दे रखी मान लीजिए। दोस्तों हाइट पूछ लेगा √3/2 ए। दोस्तों एरिया बोले √3/4a²। दोस्तों इन दोनों में √3 आए हैं ऊपर। दोस्तों एरिया है तो a² तो होगा ही, साइड का तो स्क्वायर होगा ही। एरिया सारे के सारे दुनिया में होते हैं, वो सब के सब होते हैं स्क्वायर, उनमें लेंथ होती है स्क्वायर में, क्योंकि दोस्तों बताया गया था कि इसको इससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई हमेशा एरियाज के लिए। दोस्तों हाइट को √3/2a, और दोस्तों मान लीजिए इसका कर दिया स्क्वायर एरिया बनाने के लिए तो a²/4, और ये वैसे भी आप लोगों को बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों छोटा r और बड़ा r, दोस्तों छोटा r होता है साइड अपॉन √3, 2√3, और दोस्तों बड़ा r होता है साइड अपॉन √3। दोस्तों छोटा r होगा, छोटा ही बनाना पड़ेगा, a/√3 याद कर लीजिए बड़ा r के लिए, और दोस्तों छोटा बनाना है तो हाफ कर दिया 2 से डिवाइड। जो ये गोला बनता है इससे जस्ट आधा साइज का होता है इस ये वाला गोले का एरिया। ये हो गए चारों फॉर्मूलास इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ये है इन रेडियस, ये है सर्कम रेडियस, एरिया और हाइट। दोस्तों एक आखिरी बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की बची है कि मीडियन जो होता है 3 टाइम्स होता है इन रेडियस के, 3 गुना होता है इन रेडियस के आपका मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। मीडियन यानी कि दोस्तों हाइट √3/2 देख लीजिए, 3 टाइम्स है किसके, a/2√3 के। ये a से a कट गया, √3 से ये कटा √3 पर, इस √3 से ये √3, 2 से 2 कट गया ना सारे सारे। इसीलिए ये फॉर्मूला इन दोनों के रिलेशन से हुए हैं डिराइव। चाहे आप लोगों को याद भी नहीं रखना हो नीचे वाला तो जरूरी नहीं है आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। हाइट और रेडियस का डायरेक्ट डालेंगे, डायरेक्ट आपसे जो भी सवाल पूछेगा इन दोनों के फॉर्मूला को यूज करके भी आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों जो बच गया है ट्रायंगल के अंदर वो सब बातें हम आगे कर लेंगे। दोस्तों एक और खास बात मैं शायद बाद में भूल ना जाऊं तो यहाँ पर ही आप लोगों को मेंशन करवा देता हूं।
आगे याद आएगी तो फिर से जरूर करवा दूंगा दोस्तों। जो भी सवाल है सेंट्रॉइड के ऊपर आ गया, सरकम सेंटर के ऊपर आ गया दोस्तों, ऑर्थो सेंटर के ऊपर आ गया, या दोस्तों आ गया है इन सेंटर के ऊपर, या कहीं और से किसी और सिमिलैरिटी के क्वेश्चन से आ गया है, या बीपीटी का इस्तेमाल करके आ गया है सवाल, या आप लोगों का आ गया है जो मैं अभी स्पेशल केस बनाऊंगा उसका इस्तेमाल करके कोई सवाल आ गया है दोस्तों, किसी भी तरह का कोई सवाल आ गया है, अगर उसका सॉल्यूशन आपको फॉर्मूले से सब चीजें लगाने से अगर नहीं बन रहा है सॉल्यूशन, आपके दिमाग में क्रैक नहीं हो पा रहा है सॉल्यूशन, तो दोस्तों आप लोगों को सवाल पे लगा लेनी है सिमिलैरिटी। हर मर्ज की एक दवा है सिमिलैरिटी। ये दोस्तों आपके जो सवाल किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा हो तो होता है दोस्तों, वहां पे हमेशा लग रही होती है, ये है एक ऑब्जर्वेशन, वहां हमेशा लग रही होती है एक सिमिलैरिटी। सवालों के अंदर दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढिए, सिमिलैरिटी ढूंढेंगे तो आपको एरिया के रेशियो इक्वल टू साइड के स्क्वायर के रेशियो, ये वाली बात निकल कर आएंगी। सिमिलैरिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है वो याद निकल कर आएंगी। साइड्स के सारे रेशियोज में होती हैं तो कोई रेशियोज बन जाएंगे, एक साइड निकालनी होगी वो उस वजह से निकल कर आएंगी दोस्तों, सिमिलैरिटी लग रही होती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आगे और वीडियोस आती रहेंगी दोस्तों। ज्योमेट्री की 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट आएगा उसमें भी अभी ट्रायंगल ही चलेगा दोस्तों। आगे और चैप्टर्स की लेक्चर्स की वीडियोस आती रहेंगी, जो बच गए उनकी भी दोस्तों जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा दोस्तों। और सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी आएंगी, नए अपडेट्स, नई खबरें और आने वाली है, गाइडेंस आती रहेंगी आप लोगों के लिए दोस्तों। मन की बातें आगे आने वाली है, बहुत सारी प्लानिंग से अभी तो आगे और सारी चीजें आती रहेंगी। चैनल के साथ बने रहिए, न्यू विजिटर थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छुप छुप कर वीडियोस मत देखिए, डायरेक्ट देखिए, अच्छे से देखिए, इस परिवार के साथ मिलिए, मिल बांट के हम सबके साथ वार्तालाप करिए, अच्छे से पढ़िए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो और उसके बाद आगे और पढ़ाई कर लेना। नोट्स जितने हैं ज्योमेट्री के कम से कम उनको रिवाइज कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।